हेलो जी। आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली मुझे कंफर्म कर देना अगर मेरी आवाज़ आ रही है। और आपकी क्या क्या क्वेरीज़ हैं ये मुझे बता दो, बिकॉज़ जो आज की हमारी क्लास है ना वो क्वेरी सॉल्विंग क्लास है। तो आप लोगों के जितने मसले हैं वो मुझे डिस्कस करने हैं। और मेरे ख़्याल में कोई चैप्टर बाकी तो नहीं रहा था ना? अगर कोई चैप्टर बाकी रह गया था तो उसके बारे में भी ज़रा मुझे काइंडली आप लोग इन्फॉर्म कर दो, ताकि अगर कोई चैप्टर बाकी रहा था तो पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, और अगर कोई चैप्टर बाकी नहीं रहा था तो फिर हम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ें। हाँ जी, कोई चैप्टर अगर बाकी रह गया था तो काइंडली मुझे बता दो, ताकि उस चैप्टर को हम पर्टिकुलरली वाइंड अप कर लें। और अगर कोई चैप्टर बाकी नहीं रहा था तो हम आपके मसलों को डिस्कस कर लें। अच्छा, अब्दुल मुईज़। हाँ, अब्दुल मुईज़ आप ऑनलाइन आ गए हो? अब्दुल मुईज़ आप ऑनलाइन आ गए हो तो मुझे ज़रा काइंडली वो जो मसले हैं आपके वो ग्रुप पर शेयर करो। आपने मुझे अब्दुल मुईज़ व्हाट्सएप करा हुआ है ना, वो आप ग्रुप पर शेयर करो ताकि सारे बच्चों को समझ ओके में सर। आए। अच्छा देखो, एक जो मसला मुझे तुमने सेंड किया है, देखो एक क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप में मैंने भेजा होगा जो कि है 606। मैं एक मिनट इसको इधर पेस्ट कर दूँ। हाँ मुझे इसमें से कौन से वाले पार्ट में मसला है, 605 में या 606 में? सर दोनों में। अच्छा, चलो जी। अब लेट से मैं 605 को डिस्कस करता हूँ। 605 में लिखा हुआ है, an amount of rupees 3000 is due in 5 years from now। 5 साल बाद एक 3000 की अमाउंट जो है ना वो आपने पे करनी है। एन अमाउंट ऑफ 3000 इज़ ड्यू इन 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 6%,
अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज 6% है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू? तो आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। करो ज़रा कैलकुलेट, कैसे करेंगे? सर मैंने किया है, साइड में आंसर लिखा हुआ है 26930। ये आप करके बताएं वो। देखो, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I जो है वो आपका 6% है, 6% अपॉन 2 पावर 10 कितना आता है? 2232.28। ठीक है, बताओ भाई, कोई मसला है इसमें? सर ये ऑर्डिनरी ड्यू का फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि 3000 ड्यू इन 5 मंथ 5 years फ्रॉम नाउ लिखा हुआ है। क्यों लगेगा उसका फॉर्मूला? एन्युटी का फॉर्मूला क्यों लगेगा आखिर इधर? तुम्हें क्यों सर लगता जब है? सर यहाँ पे मतलब कि हर साल रिपीटेड है ना, 3000 इज ड्यू इन 5 years फ्रॉम नाउ। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। एवरी ईयर का लफ्ज़ कहाँ है? उसने ऐसा थोड़ी लिखा है एवरी ईयर सही या सही है ईच सर। ईयर। उसे लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ ₹3000 इज ड्यू इन 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 5 साल बाद 3000 रुपये पे करना है, और आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। बस इतना सा लिखा है। ओके सर, सर 606 करवाएं। 606 जो है, इसमें लिखा हुआ है अ कंपनी विशेस टू replace a company wishes to replace a machine in 5 years time at an estimated cost of ₹30,000. A company wishes to replace a machine in 5 years time at an estimated cost of ₹30,000. कंपनी आज से 5 साल बाद एक मशीन को रिप्लेस करना चाहती है जिसकी कॉस्ट 30,000 है। द कंपनी कैन अर्न इंटरेस्ट ऑफ 15% per annum on money invested in a fund. A company wishes to replace a machine in 5 years time at an estimated cost of 30,000. The company can earn interest of 15% per annum on money invested in a fund. How much must be invested at the end of each of 5 years in order to have sufficient funds to replace the machine? एक कंपनी को आज से 5 साल बाद एक मशीन रिप्लेस करनी होगी जिसके लिए उसको 30,000 रुपीज़ की ज़रूरत होगी। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर नंबर 5। फिर लिखा हुआ है द कंपनी कैन अर्न इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। कंपनी 15% पर एनम जो है वो इंटरेस्ट अर्न करती है ऑन मनी इन्वेस्टेड इन अ फंड। हाउ मच मस्ट बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 5 years। हर साल के आखिर में 1 2 3 4 5, हर साल के आखिर में कितने पैसे इन्वेस्ट करें ताकि उसके पास जो है वो सफिशेंट पैसे हो जाए। तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है S इज़ इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई
1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास, आपको s पता है, आपके पास s जो है ना वो 30,000 है, इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में आपके पास 1 प्लस 15% पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15%, और आपको r ढूंढना है। बताओ कितना आएगा। सही है, इसमें क्या गलती की थी तुमने? सर इसमें वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा रहा था और मुझे वो उसमें डेप्रिसिएशन का थोड़ा सवाल याद आ गया था, तो उसमें कंफ्यूज हो गया था, मशीन मशीन आ रहा था ना तो। अच्छा, जी। और मामा आपको इन दोनों सवालों में से किसी सवाल में कोई मसला है तो बताओ। सही है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। मैं वापस से ज़रा इसको पेस्ट कर दूं। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है राहील इन्वेस्ट ₹700 ऑन 1 जनवरी ईच ईयर। राहील ₹700 इन्वेस्ट करता है 1 जनवरी वाले दिन, ईच ईयर यानी कि हर साल, स्टार्टिंग इन 2000। Compound interest of 10% is credited on 31st December each year to the nearest rupees. The value of his investment on 31st of December 2009 will be। तो राहिल ने जो है वो 1 जनवरी साल 2000 वाले दिन 700 रुपये जमा करे होंगे, फिर 1 जनवरी 2001 वाले दिन 700 जमा करे होंगे, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। हर साल की 1 जनवरी को इसने 700 रुपये जमा करे, और आपको ये बताना है कि 31 दिसंबर 2009 वाले दिन, 31 दिसंबर 2009 वाले दिन ये अमाउंट कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2009 तक 700 700 700 700 700 रुपये, और इन सबको 31 दिसंबर 2009 पे पहुंचाना है, यानी कि आर है, फिर टाइम पीरियड है, फिर 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 आर है, फिर टाइम पीरियड है, और ऐसे ये चलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला होगा एन वी टी ड्यू की फ्यूचर
वैल्यू, यानी कि S इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई, यानी कि 700 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10%। कितनी बार जमा करें इससे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10%। देखो कितना आता है। 12271 आता है क्या? जी मुईस, अब बताओ इसमें क्या गलती की थी तुमने? सर इसमें मैं 10 साल के बजाय 9 साल ले रहा था, मैं काउंट गलत कर रहा था इसमें। अच्छा, सही है, तो ये भी हो गया। चलो इससे अगले पे चलते हैं। मुईस ग्रुप पर सवाल भेज दो बेटा सारे। अच्छा मैं 2 मिनट में भेजता, अभी भेजता सर आप। चलो ये अगला सवाल है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सारा टुक अ लोन of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? देखो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सारा टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 1200, यानी कि पी जो है ना वो 1200, तो जो एस होगा वो हो जाएगा 1200 प्लस 432, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा, तो 1632 हो जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज्यूम कर लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट था x%, तो नंबर ऑफ ईयर्स जो थे वो थे x, तो यूजिंग s इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आर टी, आपके पास ये 1632 इज इक्वल्स टू 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x% इंटू एक्स ब्रैकेट में। अब 1632 डिवाइडेड बाई 1200 जो है वो बनता है आपका 1.36, 1.36 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। 1.36 माइनस 1 जो है वो 0.36 बनता है, मल्टीप्लाइड बाई 100 किया और फिर उसको अंडर रूट किया, 6 आ रहा होगा आंसर। ठीक है मुईस, अब बताओ इसमें क्या मसला है, और मामा आप भी बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है सर तो। सर इसमें एयर का मसला था, फॉर एज मेनी ईयर्स लिखा हुआ था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि साल कितना लेंगे। सही है, उससे बोले एज बाकी मैनी ईयर्स एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ईयर्स उतने ही होंगे जितने साल हैं, दोनों बराबर होंगे। ओके सर।
सही है। जी सर। चलो सर मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ ग्रुप पे तस्वीर। भेजें। चलो मैं देखता हूँ। चलो जी, ये अगला सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट which requires an initial investment of 243,000। ये initial investment है and it is expected to generate a cash inflow of 50,000 each year for 12 months। Assume that the salvage value of the project is zero, the target rate of return is 12%। यानी कि कंपनी को नेट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो ईयर ज़ीरो पर इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 243,000 है and it is expected to generate a cash inflow of 50,000 each month for 12 months। यानी कि फिर क्या होगा, मंथ नंबर 1 पर 50,000 रुपये का कैश इनफ्लो होगा, मंथ नंबर 2 पर 50,000 का कैश इनफ्लो होगा, मंथ नंबर 3 पर 50,000 रुपये का कैश इनफ्लो होगा, और इसी तरह से ये मंथ नंबर 12 तक जाएगा। तो हम इन सारी वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, है ना। और क्या करेंगे हम, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूला यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 12% अपॉन 12 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12% अपॉन 12। इससे पहले तो देख लो आंसर क्या बनता है। फाइव सिक्स टू 753.8 और इसमें से 243,000 माइनस करते हैं तो 319,754 बचता है। अब बताओ इसमें क्या गलत किया था। सर ये सैवेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? ये तुमने अकाउंट्स पढ़ा है ना, अकाउंट्स में तुमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में स्क्रैप वैल्यू पढ़ी है। स्क्रैप वैल्यू को कहते हैं। जी, स्क्रैप वैल्यू को कहते हैं, यानी कि जब इसको मैं डिस्पोज ऑफ करूँगा तो कुछ मिलेगा या नहीं। सही। अच्छा सर, यहाँ पे जो है ना साल नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ 12 मंथ लिखा हुआ है, तो उसमें थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन हो रहा था। क्या कन्फ्यूजन हो रहा था भाई। मैं बोलता हूँ एक बच्चा छः महीने का है तो 6 महीने का ही है ना।
सही है। और मामा तुम्हें समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है मिस्टर अली बोरो 1600 फॉर 1 ईयर फ्रॉम अ लोन कंपनी, ही इज गिवन ओनली 1560 and is expected to repay the 1600 at the end of 1 year. What is the simple discount rate given? Give the simple discount rate as a percentage. Mr. Really borrows 1600 for 1 year from a loan company. He is given only 1560. इसने एक कंपनी से 1600 बोरो करे इस तरह से कि कंपनी ने इसको 1560 रुपीज़ आज दिए, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये 1 साल बाद 1600 रुपये देगा. What is the simple discount rate given the simple discount rate as a percentage? अच्छा, अब देखो ये आपका जो सवाल है ना वो प्रोमिशरी नोट्स वाले एरिया का है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे P इज़ इक्वल्स टू S मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टी. ये फार्मूला जनरली यूज़ नहीं होता, ये फार्मूला सिर्फ़ और सिर्फ प्रोमिशरी नोट्स या पर्सन टू बैंक डिस्काउंटिंग के केस में यूज़ होता है. प्रोमिशरी नोट्स के केस में मैंने एक सिंपल अलग सी वीडियोस बनाई थी जिसमें इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. ठीक है, तो अब यहाँ पर P आपका 1560 है, S जो है वो 1600 है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर ढूंढना है, और 1 साल की बात हो रही है यानी कि T1 है. सॉल्व करो. 1560 डिवाइडेड बाई 1600 -1, और इसको सॉल्व किया रहा तो आर जो है ना वो 2.5% आ रहा होगा. ठीक है, कोई मसला? सर ये सवाल में मिस्टर अली बोरोस रुपीज 1600 फॉर 1 ईयर, ऊपर वाली सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? और नीचे वाला 1560? या ये पर्सन टू बैंक डिस्काउंटिंग है, यानी कि इसने बैंक से पैसे उधार लिए हैं और कुछ इस तरह से लिए हैं कि बैंक ने बोला है कि आप 1 साल बाद हमें 1600 रुपये देना, और आज आप 1560 रुपीज़ ले जाओ. 1 साल बाद ये जब लौटाएगा पैसे तो 1600 लौटाया जाएगा. आज जो इसने उधार लिया है, आज जो इसने पैसे लिए हैं वो 1560 है. सही है. ठीक है सर. चलो, अब कोई और क्वेरी है? और भी है ना? सर अभी कितने 8 या 9 तस्वीर और हैं.
अच्छा एक मिनट, अभी मैं डाउनलोड करता हूँ, एक मिनट। चलो अगली जो वैल्यू है, सॉरी अगला जो सवाल है वो a piece of equipment cost a certain factory 600,000 rupees। ठीक है, एक इक्विपमेंट का पीस है 6 लाख का। इफ इट depreciates in value 15% the first year, 13.5% the next year, 12% the third year and so on, what will be its value at the end of 10 years, all percentages applying to the original cost। एक चीज़ है वो आपने आज 6 लाख की ख़रीदी है, ठीक है। पहले साल उसकी जो डेप्रिसिएशन है ना वो 15% है, दूसरे साल 13.5% है, फिर 12% है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years, ऑल परसेंटेजेस अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि जो डेप्रिसिएशन होगी पहले साल की वो कॉस्ट का 15% होगी, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन होगी वो कॉस्ट का 13.5% होगी, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूँ एक चीज़ तुमने 100 रुपये की ख़रीदी है और उसकी पहले साल डेप्रिसिएशन 15% होगी और दूसरे साल डेप्रिसिएशन 13.5% होगी, तो मुझे बताओ टोटल 2 सालों की डेप्रिसिएशन क्या बनेगी मुइज़। अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि तुमने एक चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है, पहले साल उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट का 15% है, दूसरे साल उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट का 13.5% है, तो टोटल डेप्रिसिएशन पहले और दूसरे सालों की दोनों की टोटल क्या बन जाएगी। सर 26 बन रहा है। देखो अगर 100 रुपये की एक चीज़ खरीदी है और डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर अप्लाई होनी है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना कि डेप्रिसिएशन का रेट किस पे अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई होगा, कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो अगर मैं कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदता हूँ और उसकी डेप्रिसिएशन पहले साल जो है वो 100 का 15% यानी कि 15 है, और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 100 का 13.5%, 100 का 13.5% यानी कि 13.5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जो डेप्रिसिएशन होगी वो 15 प्लस 13.5 यानी कि टोटल 28.5 होगी पहले 2 सालों की टोटल डेप्रिसिएशन। इसको ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है 100 मल्टीप्लाइड बाई 28.5%। अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई करता हूँ 28.5% से तो भी मेरा आंसर जो है वो 28.5 ही आएगा। इस बात को एग्री करते हो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, ऐसे भी आंसर वही आ रहा है और ऐसे भी आंसर वही आ रहा है। ये बात समझ में आई? जी बेटा। यस जी आ गई सर। ना। अब हमारे सवाल के हिसाब से पहले साल 15% डिप्रिसिएशन होगी, दूसरे साल डिप्रिसिएशन 13.5% होगी, तीसरे साल डिप्रिसिएशन जो है वो 12% होगी। इसी तरह से हर साल की डिप्रिसिएशन होगी और ऐसी डिप्रिसिएशन 10 सालों तक होगी। अब तुम देखो तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें ए जो है ना वो 15 है और डी जो है ना वो -1.5 है और एन जो है ना वो 10 है। तो आप अगर सम ढूंढते हो n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी से। शेयर नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? अरे बता तो नहीं, देते। अच्छा रुको, मुझे हवा में सर, आप हवा में बता रहे हैं इस वजह से। देखो सही है। अगर आपके पास ए यानी कि 15% या 15 पहले साल की डिप्रिसिएशन का रेट हो, हर साल डिप्रिसिएशन जो है वो 1.5 से कम हो रही हो, 10 सालों की बात हो रही हो, तो 10 सालों का टोटल जो डिप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, 10/2 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी यानी कि -1.5। कितना आता है चेक करो।
82.5 बनता है। $82.5 बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सारे सालों की डेप्रिसिएशन जो है वो 82.5 होगी। तो आप सीधा सीधा 6 लाख का 82.5% ले लो। सही है जी, कितना आता है बताओ? 6 लाख इंटू 82.5% कितना बन जाता है? 495,000 बनता है। जी सर। यानी कि पहले से लेके 10वें साल हर टोटल जो डेप्रिसिएशन होगी वो 495,000 होगी। अब अगर 6 लाख की कॉस्ट थी और 6 लाख की कॉस्ट में से 495,000 की डेप्रिसिएशन है, 6 लाख की कॉस्ट में 495,000 की डेप्रिसिएशन है, तो 6 लाख माइनस 495,000 ये बच जाएगा आपके पास 105,000। ये आंसर होगा। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या मसला है? इसमें शुरू से मसला था सर। सही है, अब समझ में आ गया भाई? इसमें कोई अब समझ में आ गया? देखो हर साल को आपका डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है ना, तो आपने उसको पहले टोटल किया और फिर एक साथ डिप्रिसिएशन अप्लाई कर दी। सही है, कोई मसला तो अब तो नहीं है ना? कोई मसला? अगला सवाल पेश करूं? सर 2 मिनट रुके, उतारने दे थोड़ा। अच्छा।